हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज अप 24 में। आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ सवाल लेकर आया हूँ जो आप करने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से मेरा हर एक वीडियो को समय पर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी वीडियो मेरा समय से आपको मिल सके। ओके दोस्तों, लाइक एंड शेयर भी कर दें। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। ओके दोस्तों, तो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है आपका, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। ओके दोस्तों, बौद्धों के विश्वास के अनुसार ओके दोस्तों किसे माना जाता है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, किसे माना जाता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आत्रेय को, ऑप्शन बी मैत्रेय को, ऑप्शन सी है नागार्जुन को, ऑप्शन डी है कल्कि को। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मैत्रेय को जो है गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगले सवाल पर। ओके दोस्तों, और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 ये कह रहा है कि विजयनगर शासक कृष्णदेव राय का काव्य आमुक्तमाल्याद किस भाषा में लिखी गई थी। ओके दोस्तों, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय का काव्य आमुक्तमाल्याद किस भाषा में लिखी गई थी। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिल में, ऑप्शन बी है मलयालम में, ऑप्शन सी है कन्नड़ में, ऑप्शन डी है तेलुगु में। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, तेलुगु में जो है आमुक्तमाल्याद लिखी गई थी। ओके दोस्तों, चलते हैं आपका अगला सवाल पर। ओके दोस्तों, और आपका सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 ये कह रहा है कि काश्य की नृत्य करती हुई कन्या कहाँ से प्राप्त हुई है। काश्य की नृत्य करती हुई कन्या कहाँ से प्राप्त हुई है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी की सभ्यता से, ऑप्शन सी है पर्शियन सभ्यता से, ऑप्शन डी है मिस्र की सभ्यता से। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से काश्य की नृत्य करती हुई कन्या प्राप्त हुई है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं कि इसी प्रकार से आपका अगला सवाल पर। आपका अगला सवाल है, ये सवाल नंबर 4 ये कह रहा है कि जादू टोना और कर्मकांड संबंधित विधान किस वेद से लिया गया है। ओके दोस्तों, जादू टोना और कर्मकांड संबंधित विधान किस वेद से लिया गया है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है सामवेद से, ऑप्शन सी है यजुर्वेद से, ऑप्शन डी है अथर्ववेद से। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है सही है आपका, अथर्ववेद से ही जादू टोना और कर्मकांड से संबंधित लिया गया है। ओके दोस्तों, लिया गया है। ओके दोस्तों, और सबसे पुराने वेद की बात करें तो सबसे पुराना वेद जो हमारा ये ऋग्वेद है। ओके दोस्तों, ऋग्वेद है जहाँ से गायत्री मंत्र को लिया गया है, गायत्री मंत्र को लिया गया है। ओके दोस्तों, गायत्री मंत्र। ओके दोस्तों, चलते हैं इसी प्रकार से आपका अगला सवाल पर, और ये सवाल नंबर है आपका 5। ओके, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए विजय सेन, ऑप्शन बी है अतीसा, ऑप्शन सी है धर्मपाल, ऑप्शन डी है बलाल सेन। ओके दोस्तों, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। ओके दोस्तों, किया गया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है 775 ईस्वी से 875 ईस्वी के बीच में इसका स्थापना किया गया था। ओके दोस्तों, और 1202 ओके और 1203 के बीच बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था दोस्तों। ओके, तो चलते इसी प्रकार से हम आपका अगला सवाल पर, और यह सवाल नंबर आपका 6, यह सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है गुलाम वंश,
ऑप्शन बी है सैयद वंश, ऑप्शन सी है खिलजी वंश, ऑप्शन डी है गौरी वंश। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। डी इज़ द राइट आंसर। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये गौरी वंश को छोड़कर ये तीनों वंश ने दिल्ली पर राज किया है, बाकी गौरी वंश ने राज नहीं किया था। तो अगर हम कुल वंशों की बात करें, ओके दोस्तों, इसमें डी आपका सही है, डी आपका सही है। अगर कुल वंश की बात करें तो दिल्ली सल्तनत पर कुल पाँच वंशों ने राज की है। ओके दोस्तों, कुल 5 वंशों ने राज की है। ओके दोस्तों, उसमें से सबसे पहले आपका गुलाम वंश है। गुलाम वंश ने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक उन्होंने राज किया है। उसके बाद खिलजी वंश ने राज किया। खिलजी वंश ने राज किया है। खिलजी वंश जो है ये 1290 से लेकर 1320 तक किया है। ओके दोस्तों, 1320 तक किया है। ओके दोस्तों, उसके बाद जो है तुगलक वंश ने किया है। तुगलक वंश ने किया है। तुगलक वंश जो है ये 1320 से लेकर 1414 तक किया है इन्होंने। ओके दोस्तों, उसके बाद सैयद वंश ने किया है। उसके बाद कौन किया है? सैयद वंश ने किया है। उसके बाद किया है सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक किया है? 14 से 14 तक लेकर 14 से 51 तक, 14 से 51 तक किया है उन्होंने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है? लोधी वंश ने। उसके बाद क्या है? लोधी वंश ने। ओके दोस्तों, किसने किया है? लोधी वंश ने किया है। लोधी वंश ने किया है। ओके, लोधी वंश कब से कब तक किया है? लोधी वंश किया है 14 से 51 से लेकर 1526 तक। 1451 से लेकर 1526 तक, 1526 तक उन्होंने लोधी वंश राज किया है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले गुलाम वंश किया है, उसके बाद क्या है? खिलजी वंश, उसके बाद क्या है? तुगलक वंश, उसके बाद क्या है? सैयद वंश, उसके बाद क्या है? लोधी वंश। ये बारी बारी से इन्होंने 5 वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया है। ओके दोस्तों, मतलब गौरी वंश ने राज नहीं किया दोस्तों। ओके, तो चलते इसी प्रकार से आपका अगला सवाल पर। यह सवाल नंबर आपका 7। तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी? ओके दोस्तों, तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दिल्ली जो है उसका पहला शहर था जो साम्राज्य का राजधानी बनी थी या बनाया गया था उनके द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलता है आपका अगला सवाल पर, और यह सवाल नंबर आपका 8। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबर का, ऑप्शन बी है अकबर का, ऑप्शन सी है शाहजहां का, ऑप्शन डी है जहांगीर का। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जहांगीर का। ओके, नूरजहां जो थी वो जहांगीर की बीवी थी। ओके दोस्तों, और उसका असली नाम जो है किसकी? नूरजहां की जो असली नाम थी वो था मेहरुनिसा। ओके, क्या नाम थी? मेहरुनिसा उसका असली नाम थी। प्यार से जो जहांगीर था उसको नूरजहां करके बुलाते थे। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलता है आपका अगला सवाल पर, और यह सवाल नंबर है आपका 9। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? ओके दोस्तों, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मानसिंह, ऑप्शन बी है बैरम खान, ऑप्शन सी है मिरक मिर्ज़ा, ऑप्शन डी है अबुल फजल। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मिरक मिर्ज़ा द्वारा उसके मकबरे का डिज़ाइन दिया गया था। ओके दोस्तों, डिज़ाइन दिया गया था, और हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलता है आपका अगले सवाल पर, और ये सवाल नंबर आपका 10। पाकिस्तान का संस्थापक कौन था? पाकिस्तान का संस्थापक कौन था? ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी गफ्फार खान, ऑप्शन डी बेनज़ीर भुट्टो। ओके दोस्तों, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहम्मद जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है या था उस समय। ओके दोस्तों, और पाकिस्तान में जिन्ना को कायदे आज़म और बाबर एक कौम के नाम से जाना जाता है या कहते थे उसको। ओके दोस्तों, किस नाम से?
मोहम्मद जिन्ना को पाकिस्तान में कायदे आज़म और बाबर एक कौम कहा जाता है या कहते हैं। ओके, मोहम्मद जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 11 दिसंबर 1948 को हुई थी। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे आपको समय पर मेरा सारा वीडियो आपको मिल सके। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।